Hello student, welcome to online class. Today we will continue our chapter 4 the Mughal Emperor. ठीक है, इसका लेक्चर जो थर्ड हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसमें हम करेंगे जो मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारियों के लिए जो मुग़ल के जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father's estate। जो मुग़ल उत्तराधिकारी के लिए विश्वास करते थे कि जो ज्येष्ठ अधिकारी के नियम पर वह विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने माता पिता के राज्य का उत्तराधिकारी वह इसको होता था, यह सब प्रथा वह नहीं मानते थे। इंस्टेटेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड तिमूर कस्टम ऑफ comprehensive inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons। और इसमें क्या है, इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वह सहदायद के मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें क्या है उत्तराधिकारी का क्या होता था, विभाजन होता था और समस्त पुत्रों को क्या है अलग अलग जो प्रांत जो है उन्हें दिया जाता था। फॉलो द highlighted the passage in table number 1 and note the evidence for religions by Mughal princes। आप फॉलो द टेबल नंबर 1 जो भी हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा उसको पढ़िए और उसमें देखेंगे कि क्या है, रंगीन उदाहरणों को पढ़िए। मुग़ल राजकुमारों से क्या है विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर क्या है गौर कीजिए। विच डू यू थिंक इज़ ए फेयरर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिमोगेनेट और कॉर्पोरेंसी। फिर आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका जो सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायदा जो अधिकार था वह सही था। नेक्स्ट हेडिंग इज मुग़ल रिलेशन विद द अदर रूलर। जो मुग़ल के संबंध है और दूसरे जो साम्राज्य रूलर है शासकों के साथ किस प्रकार के थे। टेक ए लुक एट टेबल नंबर 1 वंस अगेन। फिर से टेबल नंबर 1 को आप देखें। यू विल नोटिस दैट the Mughal rulers campaigning constantly against ruler who refused to respect their authority। वह क्या है, उसमें आप पाएंगे कि मुग़ल शासकों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार क्या है कंपेनिंग किए जिन्हें उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बट एज द मुग़ल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइंड दैम वॉलंटरी। पर जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासक स्वेच्छा से उनकी जो है रूलिंग को क्या मान लेते थे। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुग़ल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन बट मैनी रेस्टेड एज वेल। कुछ जो क्या है अनेक मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त करते थे और परंतु कईयों ने क्या है इसका विरोध भी किया है। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सपेक्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम तक क्या है मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे मुग़लों की सत्ता को वह क्या है स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनकार कर दिया था उन्होंने। वंस डिफेटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मंगोल्स given their lands वाटन वैक एज असाइनमेंट्स वातन जायर। और उन्होंने क्या है परंतु जब वह हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन और वतन जागीर के रूप में वापस दे दी थी। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफेंडिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। और वह क्या है पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप हिज बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन यह ऑल टाइम के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। टेबल एट
लुक एट टेबल 1 अगेन, फिर से टेबल 1 अगेन को देखें। नॉट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही कम टू एस्पेक्ट मुगल अथॉरिटी। जो क्या है कि मुगल जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या है, औरंगजेब ने अपमान किया शिवाजी का, तो सत्ता स्वीकार करने आए तो उन्होंने उनका अपमान किया। बट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिजल्ट, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ उसे आप जान सकते हैं। अब है मनसबदार एंड जागीरदार। जो मनसबदार और जागीरदार थे वह कौन होते थे। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people। जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने क्या तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। फॉर ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स Turens, they expanded in include Iran's Indian Muslim, Afghan Rajputs, Maratha and other groups. Those who joined Mughal received were enrolled as मनसबदार। इसमें क्या था, तुर्की जो तुरानी थे, और अब जो लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने अपने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानिस्तानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या है, जो ये सब मुगलों की सेवा में आते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन ऑफ रैंक। जो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मंगोल्स टू फिक्स फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक सैलरी एंड थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इनको क्या रैंक में डिवाइड किया गया था। पहला जो पोजीशन थी, पद था, दूसरे में उनकी सैलरी, और तीसरे में जो सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जेड। जो रैंक और सैलरी था उसे निर्धारित किए जाते थे। द हायर द जड, उसे क्या कहा, सैलरी को जड कहा जाता। द हायर जड द मोर प्रेस्टिगियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन उतना ही अधिक हो जाता था। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर ऑफ कैवलरी। और उनका क्या था, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार के सौंपे जाते थे, उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने का क्या था, कैवलरीन होता है, घुड़सवार रखने का पड़ते थे। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, गॉट द रजिस्टर्ड देयर हॉर्स ब्रांडेड एंड देम रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। और मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे। किसको, सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, और वह अपने सैनिकों के जो घोड़ों को दबवाते थे और सैनिक का पंजीकरण करवाते थे, और इनके बाद उनकी जो वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वाज समविट लाइक इक्ताज। और जो मनसबदार अपना वेतन एकत्रित करने के लिए क्या करते थे, भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। बट अनलाइक मुक्तीज, लेकिन वह मुक्ति से अलग थी। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली राइज इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। जो क्या थे, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपने जागीर पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। दे ओनली
had rights to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servant, while the mansabdar themselves served in some other parts of the country. और इसमें क्या था, वह ना ही उन पर प्रशासन करते थे, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का राइट था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए कलेक्ट करते थे, जबकि वह स्वयं देश के सभी किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। इन अकबर्स रीजन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। और अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। बाय औरंगजेब्स रीजन्स दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू collected was often less than the generated sum. There was also a huge increase in the number of mansabdar, which meant a long wait before they received a जागीर। और वह क्या है, औरंगजेब के शासन काल में क्या हुआ, उसमें तक पहुँचते पहुँचते सिचुएशन बहुत चेंज हो गई और अब प्राप्त अधिक राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम हो गया था और उनके दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सटेंड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड a Jagir. Aurangzeb was unable to control these development in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously. और इसके कारण क्या हुआ, जो औरंगजेब है वह फलस्वरूप कई जागीरदार और अपने शासन के अंतिम वर्षों में परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया औरंगजेब, और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का प्रॉब्लम्स का क्या है सामना करना पड़ा था। अब है जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मुगल को क्या है सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो मुजन पीजेंट्री से मतलब किसानों से मिलता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्स थ्रू द रूलर्स एलाइड्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफशन। कुछ अधिकतर स्थानों पर जो किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से जो है राजस्व देते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफशन। और इस पे क्या है, समस्त जो मध्यस्थों के लिए चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग उनके लिए करते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर्स टुडे टोडरमल कैरिड आउट ऑफ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप याइल्ड्स प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेट फॉर द 10-year पीरियड 1570 to 1580 तक। जो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल, अकबर के राजमंत्री थे, उन्होंने 10 साल 1570 से 1580 के काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार प्रोडक्शन और उनके प्राइजेस और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक क्या है सर्वेक्षण किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और इसके आधार पर उनके जो कैश क्रॉप है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ईच प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और प्रत्येक सूबे प्रांत का जो राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या है जब्त कहा जाता है। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप very careful account
दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और जहाँ जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकार भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में क्या है, प्रोविंसेस में संभव नहीं हो पा रहा था। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरिया में जो जमींदार थे वह इतने पावरफुल थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति का वह विद्रोह कर सकते थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal emperor from the end of the 17th century. और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को क्या है, चैलेंज किया, चुनौती दी। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।